आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज की जाती है वो पोर्ट्रेट्स होती है। पोर्ट्रेट के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक लाइटिंग और दूसरा जो है ना लेंस का। लेकिन जो बेहतर पोर्ट्रेट लेंस होता है ना वो 85 mm से ऊपर का हो। ये चीज़ों का ख्याल रखें, एक तो बैलेंस का, एक सेंटर का, एक राइट अपर्चर का और एक राइट लेंस का। टाइम टू टाइम पोर्ट्रेट्स की पोजीशन चेंज होती रहती है, लाइटिंग चेंज होती रहती है। कैमरा जो है ना आपका, ये लैंडस्केप होता है, ये पोर्ट्रेट होता है। तो पोर्ट्रेट के अंदर आपको हमेशा इस तरह से शूट करना है, जबकि आप ग्रुप अगर एक्सपोज कर रहे हैं 2-3 बच्चों का, वो फैमिली ग्रुप फोटो होता है, वो भी फैमिली पोर्ट्रेट ही कहलाते हैं। उस सूरत में आप इसको इस तरह एक्सपोज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सिग्मा एकेडमिया। आज हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आना शुरू करेंगे। इससे पहले जो कुछ हमने किया था उसमें हमने कैमरे को स्टडी किया था, उसके फंक्शनैलिटी की थी कि उसमें क्या क्या फ़ंक्शन होते हैं। फिर लेंस को किया था, लेंस के फंक्शंस देखे थे, आईएसओ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, इनकी सेटिंग कैसे की जाती है, मीटरिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स थी, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज की जाती है वो पोर्ट्रेट्स होते हैं। पोर्ट्रेट के ऊपर आज हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे और पोर्ट्रेट के बारे में हम बात करेंगे। पोर्ट्रेट के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक लाइटिंग और दूसरा जो है ना लेंस का, सही लेंस का इस्तेमाल कर। क्योंकि फ़ीचर्स जो है ना, कुछ लेंसेज़ के साथ आपके फ़ीचर्स बैलेंस होते हैं, कुछ लेंसेज़ आपको डिस्टॉर्शन देते हैं, लेकिन वो एक क्रिएटिविटी के तौर पे हम कभी-कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लाइटिंग जो है वो आपके फ़ीचर्स बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। उसी तरह लेंसेज़ जो हैं वो आपके फ़ीचर्स बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। सही लाइट, सही एंगल से, सही तरह से अगर आप दे रहे होंगे तो आप अच्छे खासे जो राउंड फेस होगा या फेस जिनका स्क्वेयरिश फेस होता है उसको भी थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। ये लाइटिंग का कमाल होता है। लेंस जो है उसका ये है कि लेंस जो है ना, हम नॉर्मल लेंस जैसे कहते हैं कि जी 50 mm होता है। 50 mm जो है ना वो भी थोड़ा डिस्टॉर्शन देता है। कि डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि ये आपको नाक ज़्यादा आगे लगेगा, फैला हुआ ज़्यादा लगेगा, स्क्वेयरिश फेस ज़्यादा लगेगा। वही जो स्टैंडर्ड होता है ना उसको 85 mm से ऑनवर्ड जो होता है ना उसको हम पोर्ट्रेट लेंसेज बोलते हैं। और ज़्यादातर जो हम पोर्ट्रेट करते हैं वो इन्हीं लेंसेज के ऊपर करते हैं। उससे फीचर्स एक तो बैलेंस हो जाते हैं आपके, आपका जो फेस बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है। बाकी आपने जो उसको कवर करना है वो आपने लाइटिंग से कवर करना होता है कि किस वक्त किस लाइट को किस बंदे के लिए किस एंगल से देना है। हर बंदे को आप एक ही एंगल से लाइट लेट अप नहीं कर सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड सेट करें और हर एक बंदे को उसी से एक्सपोज करना शुरू करते हैं। ठीक है, वो पासपोर्ट के लिए पॉसिबल है, शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड, इन कामों के लिए तो वो हो सकता है एक काम। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी पोर्ट्रेट्स के ऊपर जाएंगे तो उसके लिए आपको जो है ना वो इन चीज़ों काफ़ी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। और ये स्पेशली जो ब्राइडल पोर्ट्रेट्स होते हैं, जो फैशन पोर्ट्रेट्स होते हैं, जो पोर्टफोलियो पोर्ट्रेट्स होते हैं, कि आप एक मॉडल या कोई मेल फीमेल कोई भी आपके पास आए तो आप उसकी तस्वीरें अगर गलत लेंस या गलत लाइट से खींचेंगे तो वो बजाय उसका पॉजिटिविटी उसके करैक्टर में आने को नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए हम आज पोर्ट्रेट स्टडी करना शुरू करेंगे कि पोर्ट्रेट को किस तरह करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अभी मैंने डिस्कशन में बता दिया आपको कि जो एग्जैक्ट बेहतर, हम कह सकते हैं एग्जैक्ट राइट तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो बेहतर पोर्ट्रेट लेंस होता है ना वो 85 mm से ऊपर का होता है। अब 85 mm से जूं हम ऊपर जाएंगे वो बेहतर पोर्ट्रेट करेंगे, लेकिन हमें ज़ाहिर सी बात है कि स्टूडियो की लेंथ देखनी होती है कि हम किस लेंथ के स्टूडियो में, या स्टूडियो का साइज़ क्या है, कि क्या वहाँ पे वो लेंस इस्तेमाल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। जिस जगह आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट आप सिर्फ स्टूडियो में नहीं करते, आप घरों में जाके भी कर लेते हैं। आप कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स करते हैं। कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स वो होते हैं कि जो कि सीईओ कंपनी का है या एग्जेक्टिव्स जो हैं उनको उनके ऑफिस के सिनेरियो के अंदर या उस माहौल के अंदर जो आपने उनको पोर्ट्रेट करना है कि जहाँ से उनकी एग्जैक्टिव फील भी आ रही हो उसके काम के अंदर, और वहाँ से उनको ये भी लगे कि यार ये वर्किंग एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर काम हुआ है। फैमिली ग्रुप फ़ोटोज़ होते हैं, वो कई दफ़ा ये होता है कि घर पे जाके आप करते हैं। हर किसी को आप घर पे अपने स्टूडियो में नहीं बुला सकते और वो कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा आपने चेंजेस करनी होती हैं, कपड़े चेंज करने होते हैं, आपको सपोर्ट चाहिए होती है, तो आप टाइट शॉट्स तो करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल रहे हैं, पोर्ट्रेट दो तरह, कैमरे की पोजीशंस दो होती हैं, एक लैंडस्केप होती है और एक पोर्ट्रेट होती है। तो पोर्ट्रेट जब भी आपने करना है तो आपने उसको अपराइट करना है, आपने लैंडस्केप फॉर्मेट के अंदर सिंगल पोर्ट्रेट नहीं करना, क्योंकि उससे स्पेसेस साइड के ऊपर ज़ाया हो रही होती हैं।
अगर आप लूज़ करेंगे आप उतना ही ज़्यादा स्पेसेस ज़ाया करेंगे। तो आपको जब भी पोर्ट्रेट इस्तेमाल करना है तो पोर्ट्रेट के लिए आपको बेसिकली इस तरह से फॉर्मेट अपना रखना पड़ेगा, जिसको हम वर्टिकल कह सकते हैं। तो वो पोर्ट्रेट पोजीशन होगी आपकी। अब लेंस जो है, लेंस 85 से ऑनवर्ड आप साइज़, स्टूडियो साइज़ के हिसाब से देख लें। फिर तीसरी बात ये होती है कि कई दफ़ा अगर आपके लेंस की, कैमरे की हाइट ऊपर है या कैमरे की हाइट नीचे है, तो उससे भी डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है। उसको भी आपने एक सर्टेन लेवल के ऊपर रखना होता है अपने कैमरे को, अपनी पोजीशनिंग को। क्योंकि कई दफ़ा मैंने देखा है शादियों के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं। अब उन बंदों की हाइट, जो फ़ोटोग्राफर्स हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन उनके मुकाबले में जो ख़वातीन हैं या बच्चियाँ हैं या बंदे हैं, उनकी हाइट कम है, और वो ये नहीं देखते कि उन्होंने वहीं से अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक वो उसी तरह से जो है ना तस्वीर खींच देते हैं। तो वो ऊपर से आ रहा होता है, तो उससे फीचर डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता पता लगना शुरू होता है कि यार ये नहीं है, ये गलत हो गया। उसी को अगर वो बिल्कुल, जो आप जैसे अगर इतना पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप मिडल के अंदर रह के काम करें। इस मिडल लेवल पे जब भी आप काम करेंगे तो आपका सारा कुछ बैलेंस सीधा होना शुरू हो जाएगा, आपके एक्सेस सीधे होंगे, तो वो सारा जो है ना आपका फेस बैलेंस हो जाएगा। एक चीज़ उसमें और इम्पॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे सब लोग जो है ना बड़े लो अपर्चर के ऊपर काम करते हैं कि यार नहीं ठीक है, हम 85 mm के ऊपर या 135 mm पे जू हम ऊपर चलते चले जाते हैं, उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ना वो रेज़र शार्प हो जाती है, उसकी डेप्थ बहुत कम हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि ज़रा सा फेस साइड पे करके वो पोर्ट्रेट तो खींच लेते हैं। अब पोर्ट्रेट वो 1.8 पे ये होगा कि ये आँख फोकस में है तो ये वाली आउट हो जाएगी, ये कान आउट हो जाएगा। तो कम से कम इतना डेप्थ उसको दें कि कम से कम बंदे के फीचर्स जो है ना वो पूरे उसके बैलेंस नज़र आ रहे हों। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर अगर ब्लर चाहिए तो वो 2.8 के ऊपर भी ब्लर कर देगा, क्योंकि वो तो डिस्टेंस मैटर करता है। यहाँ पे 1.485 mm लगा के उस पर भी काम करते हैं लोग, जो कि बेसिकली एक गलत तरीका है कि कई दफ़ा आपका हाथ हिल जाता है और आप यूँ करके खड़े हैं और आपका फोकस कान पे आता है, ये सारा कुछ आउट होना शुरू हो जाता है। मोबाइल की हद तक या कैमरे की स्क्रीन की हद तक देखने में वो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आप उसको इलाज करना शुरू होंगे वो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ों का ख़्याल रखें, एक तो बैलेंस का, एक सेंटर का, एक राइट अपर्चर का और एक राइट लेंस का। तीसरी आ जाती है चीज़, वो स्टूडियो पोर्ट्रेट्स के अंदर आती है, क्योंकि वो वेडिंग है, उसके अंदर तो आपके पास लाइट्स की ऑप्शन इतनी नहीं होती हैं कि आपको अवेलेबल लाइट के अंदर काम करना होता है। तो आप जो स्टूडियो पोर्ट्रेट्स कर रहे होते हैं या आप एग्जैक्टिव पोर्ट्रेट्स कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको लाइटिंग इस तरह से सेट करनी होती है कि लाइट जो है ना वो अगले के फीचर्स, कईयों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा होता है स्किन का। अब वो लाइट अगर गलत होगी, जितनी सॉफ्ट होगी वो ठीक होगी, बाद में सॉफ्ट फ़िल्टर लगा के भी कर लें तो वो टेक्सचर फ़ील होता रहता है। तो टेक्सचर को आपने किस तरह कम करना है, आपने किस साइड से लाइट थोड़ी देनी है। नॉर्मली जो बेसिक पोर्ट्रेट जो थे ना, आप पुराने देखें या बेसिक फार्मूला था, तो एक लाइट थोड़ा यहाँ से 60 डिग्री पे आप लगा लें, लेकिन ऊपर से आती थी, जो यहाँ से निकल के इस जगह पे एक ट्रायंगल बनाती थी। तो वो पोर्ट्रेट, आप जो पोर्ट्रेट हम बेसिकली, चलें ये भी डिस्कस कर लेते, तो जो हम बेसिकली कॉपी करते हैं ना, तो एक पुराने पेंटर थे, उनका नाम था रेम्ब्रांड। रेम्ब्रांड ने बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट पेंट किए हुए हैं, लेकिन उसकी लाइटिंग जो है ना वो सबसे कमाल की होती थी। क्योंकि अगर बैकग्राउंड डार्क है तो बैकग्राउंड को किस तरह लिट करना कि बैकग्राउंड और अगर काले कपड़े मिक्सअप ना हो जाएं, उसके अंदर एक लाइन मिले और सेग्रीगेट हों कि यार ये आगे है बंदा, बैकग्राउंड है, उनकी इंटेंसिटीज़ एक दूसरे से फ़र्क हो सकती हैं कि बैकग्राउंड हल्का सा नज़र आए, ताकि ये कि इतना शार्प या इतना ब्राइट या इतना वाइट ना हो कि आप बंदा जो है ना, जो पर्सनैलिटी है वो उसके अंदर गुम हो जाए और आपकी नज़र साइडों के ऊपर जानी शुरू हो जाए। वो आपको ख़्याल करना है। इतना रश नहीं होना चाहिए आपकी पोर्ट्रेट के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो जो फ्लैट बैकग्राउंड होती है उसके ऊपर काम करते हैं। तीसरा, नॉर्मली जो बैकग्राउंड होती है वो थोड़ी डार्क होती है, ताकि ये कि जो बंदा आगे है ना, जिसका पोर्ट्रेट किया जा रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लिटअप हो सके। एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि उन्होंने एक्सटेंडेड लाइट रखी होती है, जो उन्होंने हेड के ऊपर से देनी होती है। हेड लाइट जो होती है वो उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग होती है जिनके बाल काले होते हैं। अब एक बंदे के ऑलरेडी सफ़ेद बाल हैं, जब आप उसको लिट करेंगे तो वो बिल्कुल ही फ्लैश हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगी वहाँ पे लाइट, वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो उसको आपने कम करना है, आपने देखना है कि किस बंदे को हेडलाइट की ज़रूरत भी है कि नहीं है। ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटीज़ आपको कम और ज़्यादा करनी होती हैं। लाइटिंग पे हम पहले डिस्कस चलें, थोड़ा डिटेल की तरफ जाना शुरू करते हैं और हम लाइटिंग को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं।
एक तो ये कि बहुत हार्ड शार्प लाइट कम इस्तेमाल होती है इसके अंदर, क्योंकि टाइम टू टाइम पोर्ट्रेट्स की पोजीशन चेंज होती रहती है, लाइटिंग चेंज होती रहती है। एक ही चीज़ देख देख के शायद मेरे ख़्याल में इंसान बोर भी हो जाता है। आपको मैंने रेम्ब्रांड की मिसाल दी, लेकिन कैमरे के ऊपर अगर हम पोर्ट्रेट के लिए बात करें तो एक इजिप्शियन फ़ोटोग्राफ़र थे, उनका नाम यूसुफ कारिश था। कैनेडियन सेटलमेंट उनकी कनाडा के अंदर थी। उनके कुछ पोर्ट्रेट हिस्ट्री के अंदर मशहूर है, और अपने दौर के अंदर ये 40s से उन्होंने काम शुरू किया था। अपने दौर में जितनी बड़ी डिग्निटरीज़ हैं ना दुनिया की, वो उनसे एजाज़ समझती थी अपने पोर्ट्रेट करवाना, जिसमें उन्होंने शाह ईरान जो रज़ा शाह पहलवी थे वो उनकी बीवी का किया हुआ, क्वीन का किया हुआ। आइंस्टाइन की एक तस्वीर उन्होंने खींची थी जो बहुत मशहूर थी। लेकिन सबसे मशहूर जो उनका पोर्ट्रेट था ना, वो था विंस्टन चर्चिल का। अब विंस्टन चर्चिल का एक करैक्टर था, क्योंकि भई मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पोर्ट्रेट के अंदर कई दफ़ा आपको करैक्टर उसका बंदे का दिखाना होता है। विंस्टन चर्चिल जो था वो प्राइम मिनिस्टर भी था, और वॉर हीरो भी आप कह सकते हैं कि वो था, और ब्रिटिशर था। लेकिन उसकी तबीयत में गुस्सा बहुत था, और वो टाइम शाइम ये वो उसके बारे में बहुत था। अब उसको एक्सप्रेस करना जो है ना, उसके गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए यूसुफ कारिश ने ये किया कि उनको खड़ा कर दिया। अब उसमें पेशेंस नहीं थी उसको थोड़ी, और उसके हाथ में सिगार होता था, उसने सिगार पकड़ा हुआ था। उस ज़माने के अंदर वो सेल्फ टाइमर टाइप चीज़ नहीं होती थी, एक वायर कनेक्ट हो जाती थी उसके साथ, और वो एक बलून टाइप एयर टाइप होती थी, उसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो काफ़ी देर इस्तेमाल होता था, वो प्रेस करते हैं तो कैमरा क्लिक कर जाता है। तो यूसुफ ने वो पकड़ा हुआ था, या जो भी उनका था सिस्टम में, तो उसको करके वो उसके चर्चिल को एक तो वेट कराया, तो उसको थोड़ा गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, और उसके फेस के ऊपर नागवारी सी और गुस्से की फीलिंग आनी शुरू हो गई। वो उधर गया और उसने एकदम थोड़ा डिस्टेंस से ना एकदम सिगार स्नैच किया, तो उसको एकदम गुस्सा आया, उसने वहीं पे क्लिक कर दिया। बाद में उसने माज़रत कर ली, लेकिन तारीख़ के अंदर वो पोर्ट्रेट आज भी हिस्ट्री के अंदर याद किया जाता है और एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है। इसी तरह मेरे ख़्याल में जितनी बड़ी उस दौर की जितनी भी बड़ी डिग्निटरीज़ हैं ना, वो अपना एजाज़ समझती थी कि इनसे अपना पोर्ट्रेट कराएं। अब उस टाइम में और आज के टाइम में बेसिक लाइट तो पोर्ट्रेट की वो ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, एक्सप्रेशन चेंज हो गया, चीज़ें चेंज हो गई, तो वो टाइम के साथ मैटर करता है। लेकिन अब ये करना, इस्तेमाल करना, ये एक्सप्रेशन कैप्चर करना आसान हो गया, क्योंकि उस वक्त जो ज़्यादातर पोर्ट्रेट और काम होता था वो होता था कांस्टेंट लाइट के ऊपर। जो बल्ब होते थे या कांस्टेंट लाइट होती थी, उस पे किया जाता, उसमें बहुत ज़्यादा शटर स्पीड या वो नहीं किया जा सकता था। जबकि आज तो ये हम फ्लैश यूनिट्स यूज़ करते हैं, इसको हम 8000 ऑफ ए सेकंड भी हम जो है ना उसको सेटल कर सकते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी ईज़ी एक्सप्रेशन कैप्चर करना सेकंड्स की बात होती है। कैमरे जो हैं उनको भी आप देख लें, उनके अंदर शटर मोड के होता है, उसके अंदर मोटर लगी होती है, वो आप 16 फ्रेम्स पर सेकंड भी शूट कर लेते हैं। नॉर्मल जो होता है 6 फ्रेम पर सेकंड जो है वह हर कैमरे के अंदर जो होते हैं ना स्पीड होती है। तो अब ये कैप्चर करना, अब आपको एक्सप्रेशन कैप्चर करना है। लाइटिंग बुनियादी तौर पे ये होता था कि एक हम कहते हैं कि 60 डिग्री के ऊपर लाइट होती थी, एक इस साइड से फेल होती थी, लेकिन इन दोनों की इंटेंसिटीज़ जो है ना फ़र्क होती थी, ताकि एक मेन लाइट होती थी, एक इधर से या तो इधर से अगर आ रही है तो या तो इधर रिफ्लेक्टर रख लिया जाता था, एक पीछे से हेडलाइट होती थी जिसको किकर कहते थे। अब दोनों लाइटें साइड से क्रॉस नहीं मारी जा सकती हैं, अगर आप क्रॉस मारेंगे तो वो बटरफ्लाई लाइट बन जाती है। उसमें ये होता है कि नाक का एक शेडो इधर बन जाता है, नाक का एक इधर शेडो बन जाता है, नतीजा ये निकलता है कि नाक बहुत चौड़ा होना शुरू हो जाता है। अब किसी का अगर थोड़ा सा स्क्वेरिश फेस है या राउंड फेस है और बड़ा फेस है, आप इस लाइट को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, जिसको हम मेन लाइट कहेंगे, वो किसी भी एंगल पे आप देख लें। कुछ लोगों का उसमें एक चीज़ हमने और भी देखना होता है कि हर बंदे का पर्सपेक्टिव जो है ना फेस का, हर एक ही तरफ से सही नहीं आता है। कईयों का लेफ़्ट एंगल ज़्यादा अच्छा होता है, कईयों का राइट एंगल ज़्यादा अच्छा, वो आप 2-4 दफ़ा देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आपको उसी एंगल के ऊपर तस्वीरें खींचनी होती हैं। आप एक लाइट थोड़ी मेन रखेंगे, उसको थोड़ा तेज़ रखेंगे। जो जब आपका फेस राउंड है तो आप कोशिश करें कि आपकी साइड वाली लाइट जो है ना वो यहाँ पे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाए, और आप सिंगल लाइट करके पहले करेंगे, और ये एरिया डार्क होना शुरू हो जाए। जब ये डार्क होना शुरू हो जाएगा, किकर आपका पीछे मौजूद है, वो बालों के अगर डार्क बाल हैं तो इंटेंसिटी उसकी बढ़ा ले, लेकिन वो बिल्कुल टॉप से नहीं लगेगा, वो जो ना थोड़ा एंगुलर आके किक करके निकलेगा, लेकिन एंगल और हाइट उसकी इतनी होनी चाहिए कि लेंस के ऊपर लाइट नहीं पड़नी चाहिए। अब इधर से आप लगा लें, उसके बाद आप 2 तरीके कर सकते हैं कि या तो एक लाइट इधर हल्की इंटेंसिटी की दे लें।
हल्की इंटेंसिटी की लाइट जो है ना वो इसका थोड़ी सी डिटेल्स जो है ना इन्हांस करनी शुरू कर देगा, और इतनी हो के इन्हांस हो लेकिन फीचर जो है ना उसका ये लगे कि ये लाइट ट्रैवल करके जा रही है। एकदम लाइट से डार्क जंप भी नहीं होनी चाहिए और एकदम जो है ना वो इवन भी नहीं होनी चाहिए। उसके एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्लोज यहाँ पे रिफ्लेक्टर रख लेते हैं कि इधर से लाइट आ रही है वो बाउंस होकर वापस इधर आ जाती है। अब रिफ्लेक्टर में आपने उस वक्त डिसाइड करना होता है कि रिफ्लेक्टर आपने वाइट साइड रखनी है या सिल्वर साइड रखनी है। सिल्वर रखेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस आप ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अभी आजकल एक लाइट ये भी चलती है कि थोड़ा सा किकर को ना साइड से मारते हैं जो यहाँ से फीच निकालती चली जाती है, आपके फेस के ना ये चीज़ बिल्कुल ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो ये सेग्रीगेशन के लिए भी होती है। एक लाइट बैक लाइट के लिए चाहिए होती है कि बैक लाइट जो है ना वो बिल्कुल मिक्सअप ना हो जाए, बंदा जो भी फिगर है फिगर और वो बैकग्राउंड जो है ना मिक्सअप ना हो जाए। तो आपको वो चीज़ें इन्हांस भी निकालनी भी होती हैं, सेग्रीगेट करना होता है कि अलग-अलग करना होता है सारा आपको। तो लाइट सॉफ्ट होनी चाहिए। लाइट सॉफ्ट अम्ब्रेला आप यूज़ करें। अगर स्टूडियो बड़ा है और आपके पास वाइट नहीं है, आप सिल्वर अम्ब्रेला करना चाह रहे हो तो आप उसका डिस्टेंस बढ़ा दें, आप उसकी इंटेंसिटी कम कर दें। ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट्रेट के अंदर जो है लाइट आपकी जो है ना एग्जैक्ट सेंटर के अंदर हिट हो रही हो। एक लाइट होती है उसको हम विस्पर लाइट भी बोलते हैं कि लाइट यहाँ पे तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन इसकी बजाय थोड़ी सी इस तरफ है कि लाइट इस तरह लगे और साइड से थोड़ी सी हल्की सी इधर है तो उसकी इंटेंसिटी सॉफ्ट हो जाएगी और वो हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। तो लाइटिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है आपकी। इसी तरह किसी का बहुत लंबा अगर फेस है तो आप उसको लिट अप इवन करके करेंगे कि सामने से कर लें, इवन लाइट कर दें। अगर उसका आपने पतला कर साइड करनी शुरू की तो वो उसका फेस और पतला होना शुरू हो जाएगा। उसके टेक्सचर्स आपने देखने हैं कि या स्किन के टेक्सचर हैं, अगर कहीं पे मोल शोल कहीं पे भी आप साइड से देंगे, मोल है यहाँ पे शेडो बनेगा तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप देखते हुए जो है ना उसको आप कर लें तो इंशाल्लाह। बाकी अपनी मेहनत और अपना साथ होता है कि प्रैक्टिकली आप कितना कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको क्लैरिटी आप में आती चली जाएगी। अच्छा, इसमें जैसे हम फेस की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के शोल्डर्स चौड़े ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ी कॉन्शियस होती हैं कि यार मैं मोटी नहीं आऊँ, इस तरह से नहीं आऊँ। तो नॉर्मली हम ब्रॉड शोल्डर्स दोनों कैमरे की तरफ करके तस्वीर नहीं खिंचवाते हैं। हमारा ये होता है कि हम थोड़ा सा एंगुलर होंगे बॉडी। अब जैसे ही एंगुलर होंगे आपका ये इस तक चौड़ा है, जैसे ही आप होंगे कि आपकी विड्थ जो है ना कम होनी शुरू हो जाएगी। अब विड्थ कम होगी तो आप इस तरह करके खींचेंगे लेकिन फेस आपका डायरेक्ट होगा। फेस डायरेक्ट होगा तो आप प्रैक्टिकली एक चीज़ और करके भी देख लेना, अगर आप चिन अप करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। हल्की सी चिन डाउन करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि यार आपकी आंखें एकदम ज़्यादा ना बड़ी और ब्राइट होनी शुरू हो गई हैं। आंखें बहुत मेन फीचर होती हैं। आंखें, वो कहते हैं ना जी आंखें बोलती हैं, तो वो उसको आपने देखना है कि यार किस एंगल से कहाँ आ रहा है और किसको किधर से एक्सपोज करना है। लेकिन मेनली जो स्टैंडर्ड बेसिक है ना, जो पोर्ट्रेट जिसको हम कहेंगे कि जो स्टूडियो पोर्ट्रेट होगा, जो आम घरों में लगाने के लिए होता है या पर्सनैलिटी पोर्ट्रेट होता है, उसके अंदर तो आपको सीधा सॉफ्ट इस तरह करके बैठना है। हाथ आप पोजीशन कर सकते हैं कहीं पे भी और आपको शोल्डर एंगुलर होंगे, फेस आपका स्ट्रेट होगा। चेन डाउन करेंगे थोड़ी सी तो उससे ये होगा कि आपकी आंखों का साइज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब जो बाकी एग्जैक्टिव पोर्ट्रेट होते हैं वो उसमें भी लाइट तो वही एक साइड से होगी ताकि थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो सके। उसके अंदर हमें ड्रामा ज़्यादा क्रिएट करना होता है, लेकिन वो आपको ऑफिस के अंदर जैसे एग्जैक्टिव पोर्ट्रेट्स जिनको हम कहते हैं नॉर्मली, वो हम स्टूडियो में उनके अपने ऑफिस के सिनेरियो के अंदर एक्सपोज करते हैं। कई दफ़ा पोर्ट्रेट वो भी होता है जो उनको आईडीज़ के लिए चाहिए होते हैं, तो वहीं पे वाइट बैकग्राउंड साथ ले जाते हैं, वाइट बैकग्राउंड लगा के वहाँ पे लिट अप कर लेते हैं। लेकिन जितनी कम लाइटें होंगी उतने कम शेडोज़ क्रिएट होंगे, क्योंकि मेरा अपना शुरू से यही है कि लाइट्स कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ लाइट्स, ताकि शेडोज़ कम क्रिएट हों, क्योंकि जितने शेडो बनेंगे उतना उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पर ये प्रॉब्लम भी होती है कि ऑलरेडी उनका ऑफिस है, उनकी लाइटें भी ऑन होती हैं, उनको किस तरह आपने बैलेंस करना है बाकी लाइटों के साथ। अगर कहीं पे डे लाइट के अंदर, कहीं पे मॉल के अंदर, कहीं पे आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे डे लाइट भी आ रही है, दूसरी लाइट भी आ रही है, वहाँ अपनी लाइट आपने इन एनी केस यूज़ करनी है। उसने फीचर्स जो है ना आपकी अपनी लाइटें बनानी है, जो आप अपनी लाइटिंग सेटअप करेंगे, उसको कैलकुलेशंस आपने इस तरह करनी है कि बाकी लाइट और ये लाइट बैलेंस होकर एक दूसरे के बराबर हो जाएँ।
दो कंपोजिशंस की हम डिस्कशन करें। एक तो हमने बात की कि बंदे की पोजीशन, उसको किस तरह आपने कंपोज करना है, किस तरह बिठाना है, किस तरह खड़ा करना है, वो एक अलहदा चीज़ है। एक ये कि कैमरे के अंदर आपको किस तरह कंपोज करना है, उसमें रूल ऑफ थर्ड है, वो कहाँ पे अप्लाई करना है, सेंट्रल पोर्ट्रेट जो है वो कहाँ पे करना है, फोकस पॉइंट आपने कहाँ पे रखना है, अपर्चर आपने कहाँ पे रखना है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अगर तो आपको एग्जैक्टिव पोर्ट्रेट कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं या मॉल के अंदर आउटडोर पोर्ट्रेट कर रहे हैं, लाइटिंग इन एनी केस, मेरी सजेशन ये है कि लाइटिंग इन एनी केस इस्तेमाल होगी आपकी। लाइटिंग जो है उसकी इंटेंसिटीज़ और वो आपने बैलेंस करना है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हम जैसे बात करते हैं कि यार हम पोर्ट्रेट जॉनसन है वो करना चाह रहे हैं 85 के ऊपर, क्योंकि स्टैंडर्ड 85 या 85 से ऊपर है। 7200 लेंस जो है वो भी बहुत अच्छा पोर्ट्रेट भी कर देता है आपका, और किसी भी बैलेंस जगह पे बैलेंस कर सकता है। 2.8 अपर्चर भी बहुत अच्छा है। 85 पे अगर आप कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें कि 1.4 के ऊपर शूट करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्का सा जो ना बैकग्राउंड का नज़र आना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि वो जो फिगर है या जो जिस बंदे का आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं वो जो है ना उसके ऊपर वो ओवरकम कर जाए, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके जो है ना बजाय उसके, हमारा मकसद क्या होता है, हमने जिसका पोर्ट्रेट करना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी इन्हेंस करनी होती है। आज के गिर्द अगर उसके गिर्द बहुत ज़्यादा चीज़ें या रश वाली चीज़ें होंगी तो शायद हमारी नज़र उसकी बजाय बाकी चीज़ों पर पड़नी शुरू हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों की हम जैसे शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि हम लाइटिंग से इनको कंट्रोल करते हैं, हम लेंस के ज़रिए इनको कंट्रोल करते हैं कि ये चीज़ें जो है ना हमारा मेन पर्पस जो उससे हटे ना। तो आप आउटडोर जब पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो आप ये करते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि बाकी चीज़ें रश होके तो वो उस बंदे की पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दें या उसके ऊपर ओवरकम करना शुरू कर दें। आप उसमें ये करते हैं कि आप स्ट्रेट पोर्ट्रेट करते हैं। आप लेंस जो है ना उसको 3 मतलब 1/3 भी जो है ना कंपोजिशन बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसको भी आप कर सकते हैं। आप 1/3 करें, 1/3 जो है ना उसमें ये होगा कि आप थोड़ी सी स्पेस इधर ज़्यादा दे सकते हैं। स्पेस आप देंगे तो उससे ये होगा कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड डिस्टेंस, उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए जो आप स्पेस दे रहे हैं। उस डिस्टेंस के लिए जो है ना उससे ये होगा कि वो ब्लर हो जाएगा। तो ब्लर बैकग्राउंड होनी चाहिए, और जैसे भी वो स्टैंड आउट कर देगा आपका। वो अब वैसे भी स्टैंड आउट करेगा कि जब बाकी जगह डे लाइट जो भी होगी और आप कोई फ्लैश यूनिट या कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर रहे होंगे या क्लोज लाइट इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें वो जो है स्टैंड आउट करेगा। दूसरा ये भी देखना होता है हमें कि ये ना लगे कि लाइट्स के कलर्स, टेम्परेचर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑड हो रहे हों, कि वहाँ पे कोई और कलर हो, बंदे का कोई और कलर आ रहा हो। तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तो हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल काम हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट्स के अंदर वो चीज़ें नहीं चलती हैं। पोर्ट्रेट जो है ना सिर्फ उसको नहीं हम कहते कि जो हमने इतनी सी तस्वीर खींची जो हमने पासपोर्ट या आईडी कार्ड के लिए लगानी होती है। पोर्ट्रेट जो है ना पर्सनैलिटी पोर्ट्रेट्स के अंदर जो है फुल लेंथ भी होता है, मिड शॉट्स भी होते हैं, फैमिली ग्रुप फ़ोटोज़ भी होते हैं कि 2-3, एक माँ 2 बच्चे हैं या 2 बच्चियाँ हैं। तो वो एक कई जगह एक्सप्रेशन हमें चाहिए होता है, कई जगह हमें बॉडी मूवमेंट चाहिए होती है, कई जगह हमें सीरियसनेस चाहिए होती है। हम सारी चीज़ों को ज़हन में रख रहे होते हैं कि किस वक्त हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। जब हम फुल लेंथ कर रहे हैं तो फुल लेंथ हम वाइड एंगल के ऊपर भी कर सकते हैं, कि अगर तो हमने थोड़ा सा ग्रैंडर या इस तरह की चीज़ करनी है कि यार क्या बात है ये बहुत बड़ी है, तो हम थोड़ा लो एंगल से जब उसको हम फुल लेंथ को एक्सपोज करेंगे तो उसको एक्स्ट्रा हाइट मिल जाएगी, लेकिन वो सब जगह काम नहीं करती है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लेंस के साथ काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं फुल लेंथ, तो उसमें आपको मैंने ये शुरू में बताया था कि जब भी आप करेंगे, अब जितना भी मतलब आप फुल लेंथ कर रहे हैं तो आप खुद नीचे बेंड हो जाएंगे, और आपका जो मिडल होगा ना हाइट का, कि मतलब ये अगर फुल लेंथ है तो आपको सेंटर में या सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रह के एक्सपोज करना, वो डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगी। नहीं तो दूसरी सूरत ये है कि अगर आपको फुल लेंथ करना है और आप थोड़ी सी हाइट देना चाहते हो तो आप नीचे से करके कैमरे को इस तरह देंगे तो एक एक्स्ट्रा हाइट मिल जाएगी। तो ये बंदे के ऊपर देख के कि यार उसकी हाइट कितनी है, उसका कद काट क्या है, बहुत ऊंचा तो नहीं है, फीचर डिस्टॉर्ट तो नहीं होते हैं। लेकिन जब आप नीचे से करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसको थोड़ा सा डाउन लुक पे रखना पड़ेगा कि वो नीचे देख रहा हो, वरना ऊपर करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। फेस ये सा छोटा हो जाएगा, जैसे मैं ऊपर करूँगा मेरा ये ज़्यादा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि लेंस जो है ना उसको आपने मेक श्योर करना है कि यार वो जब आप तस्वीर खींच रहे हो उसकी नज़र कैमरे की तरफ हो, बिल्कुल
लेंस के अंदर भी नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर बिल्कुल लेंस के सेंटर में आप देखना शुरू करेंगे तो आपका आंखों का स्क्वेंट आना शुरू हो जाता है। तो स्क्वेंट थोड़ा सा ना वाइडर लुक उसको कहना कि यार आपने रखनी है। तो उसके अंदर आपको यही होता है कि यार आप फुल लेंथ कर रहे हैं, आपको उसके कपड़ों की, उसकी क्रीजेस की, उसकी टाइज़ की, उसके कलर्स की, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि यार वो सब सूट कर रहा हो उसको, और वो प्रॉपर आयरन हुआ हुआ हो, उसकी फिटिंग ठीक आ रही हो। नहीं तो पीछे वो पेंस लगा के या कुछ लगा के उसको फिट किया जाता है, उसमें झोल नहीं आना चाहिए, लाइनें नहीं आनी चाहिए। जितना वो नीट एंड क्लीन होगा उतना वो बेहतर पोर्ट्रेट होगा। इसी तरह मिड शॉट के अंदर आ जाते हैं। मिड शॉट में भी बाकी सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे होते हैं, लेकिन मिड शॉट क्योंकि अब क्लोज़र जाना शुरू हो गए हैं, तो क्लोज़ के अंदर आपकी डिटेल ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे आपको फीचर्स और ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। स्टूडियो के अंदर बेसिक लाइटिंग रूल एक ही होता है, स्टूडियो में करें या आउटडोर करें या कहीं पे जाके करें। तो लेकिन इन सारों के अंदर आपका जो कैमरे का एंगल होगा ना, वो पोर्ट्रेट लेवल की तरफ होगा आपका। अब इन सारों के अंदर जो है ना, हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि कैमरा जो है ना आपका, ये लैंडस्केप होता है, ये पोर्ट्रेट होता है। तो पोर्ट्रेट के अंदर आपको हमेशा इस तरह से शूट करना है, जबकि आप ग्रुप अगर एक्सपोज कर रहे हैं 2-3 बच्चों का, वो फैमिली ग्रुप फ़ोटो होता है, वो भी फैमिली पोर्ट्रेट ही कहलाते हैं। उस सूरत में आप इसको इस तरह एक्सपोज कर सकते हैं। आपका लेवल जो है ना, जो भी आपका मिडल में होना चाहिए, कैमरा यूँ नहीं होना चाहिए, कैमरा यूँ नहीं होना चाहिए। इन दोनों सूरतों के अंदर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जाती है। और अपर्चर उसका जो है ना, डेफिनेटली 5.6 तक होना चाहिए अगर आप स्टूडियो प्लेन बैकग्राउंड के अंदर कर रहे हैं। अगर आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाह रहे हैं तो आप 2.8 तक ज़रूर करें, उससे नीचे ना जाए, क्योंकि उससे नीचे जाने की सूरत में ये होगा कि आपकी कई दफ़ा ये होगा कि शायद आप एक तो फोकस पॉइंट आपका जो ना मिडल में कहीं पे होना चाहिए, ताकि मिडल में अगर होगा फोकस पॉइंट और आंखें हो जाएं या आंखों का ये हिस्सा हो जाए, ये वाली आंख हो जाए, लेकिन 2.8 होगा तो ये भी फोकस में होगी, ये भी पीछे वो फोकस में होगा। 1.4 पे आप करेंगे तो ये हो सकता है कि ये आंख फोकस हो, ये आउट होनी शुरू हो, ये कान बिल्कुल ही आउट हो जाए। तो आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि यार उस जो जिस पर्सनैलिटी का आप कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए। हम क्योंकि मोबाइल के अंदर देख रहे होते हैं या कैमरे की स्क्रीन में देख रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। जबकि जब हम डिटेल में जब उसको ज़रा सा इलाज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार नहीं, ये चीज़ आउट हो गई है। तो हमेशा जब भी आप पोर्ट्रेट करें, तस्वीर करें, जो भी फ़ोटोग्राफ आप करें, उसको इलाज करके मैक्सिमम ज़रूर देखा करें कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है, कोई आउट ऑफ फोकस तो नहीं है, कोई डेप्थ की वजह से आउट तो नहीं हो गई है, ग्रेन भी कई दफ़ा पता लग जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होती हैं। मेरे ख़्याल में हमने कोशिश की है कि काफ़ी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, और डिटेल जितनी हो सकती थी, क्योंकि बाकी चीज़ें ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफ़िनेटली हमें चाहें फ़ीडबैक दें, क्वेश्चन करें, हम आपको फ़ीडबैक देंगे कि हम बताएँगे कि यार इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि लेंस, लाइटिंग, हर चीज़ 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि एक आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं, स्टूडियो का साइज़ क्या है, स्टूडियो पूरी फैक्ट्री के हॉल से लेके एक छोटे से कमरे तक के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। छोटा स्टूडियो तो आपको कैसे काम करना है, बड़ा स्टूडियो तो कैसे काम करना है, छोटे स्टूडियो में कौन से लेंसेज ज़्यादा सूटेबल हैं। ये हमने सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस करनी कि आप अपनी चीज़ों का इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी और अपने सिनेरियो के मुताबिक देखें कि आप किस माहौल में, किस जगह पे क्या काम करना चाह रहे हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और समझ आएगी। अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कहीं पे भी, तो आप डेफ़िनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।